हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 12 यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका टॉप वीवीआई नोट बताने वाला है, जिसमें फार्मूला और नोट दोनों शामिल है। फार्मूला, जो भी फार्मूला इसमें उपयोग होने वाले फार्मूला होते हैं वो पूरा शामिल इसमें है। उसके अलावा इसमें पूछे जाने ऑब्जेक्टिव जो पूछे जा सकते हैं, या पीछे जो भी पिछले साल यानी उससे पहले वाला पूछे गए सवाल है जो हमेशा रिपीटेशन में रहता है, हमेशा रिपीट होता है जो क्वेश्चन, वो सारे का ऑब्जेक्टिव इसमें डाले हुए हैं। अब शुरू से लेकर अंत देखिएगा, जिसमें आपको 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ये। उसके अलावा उसके बाद भी जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट, ताकि फार्मूला याद रहेगा, कभी भी काम दे सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं फार्मूला की ओर। फार्मूला है, इसमें सारे फार्मूला दिए। फार्मूला के आधार पर जो सवाल बनने वाले होते हैं या जो सवाल इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव, यदि वो सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट से जो पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम फार्मूला का रिवाइज करा देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बन जाएगा। आपको क्या कहा जाएगा फार्मूला में कि वृत्त की त्रिज्या आर होते हैं। वृत्त त्रिज्या क्या होता है? आर होते हैं। वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। वलयाकार या वलय का क्षेत्रफल, वलयाकार वृत्त बोलता है कभी कभी, और उसी को वलय का क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे फार्मूला होता है पाई इंटू बड़का r² माइनस छोटका r²। क्लियर है? यानी कि वृत्त का सारा फार्मूला इतना ही है, ज़्यादा नहीं। इस पर आधारित फार्मूला नहीं बनाया, डायरेक्ट जो फार्मूला बनने वाला वही बनाया है। वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल या सीधे वलय का बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार वलय बोले या सीधे वलय का क्षेत्रफल बोले, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू बड़का r² माइनस छोटका r²। क्लियर है वृत्त में? चलिए अब आते हैं अर्धवृत्त की ओर। हमें लिखना है, देखिए हम लिखना चाह रहे थे अर्धवृत्त को अलग, लेकिन ये साथ लिखा गया। देख लीजिए यहाँ पे अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2 होता है। परिधि क्षेत्रफल क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2 होता है। क्लियर है? अब आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त में तो आधा वृत्त, आधा कर देंगे तो आधा को 1/2 बोलते थे, 1/2 पाई r²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई r²। क्लियर है? आगे है अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वलय का फॉर्मूला यहाँ जानबे करता है, उसमें 1/2 लगा दें, 1/2 पाई इंटू बड़का r² माइनस छोटका r²। और उसी में रहे चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई r²। ध्यान रहेगा, ये बन जाएगा। इसके अलावा ये तो वृत्त का क्या हुआ, ये तो बेसिक फार्मूला हुआ, लेकिन इसमें जो 10वें वर्ग में यानी क्लास 10 में जो पढ़ना है 10th क्लास में, वो मेनली पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, जो इसमें नहीं है, जो आगे हम दिए हुए। देखिए अब आते हैं त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड में पहले आते हैं चाप की लंबाई। कई बार पूछा गया सवाल है, चाप की लंबाई का डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है और उस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। चाप की लंबाई का क्या होता है फार्मूला? θ/360 2πr होता है, या उसी को हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं तो 180 में तक कट जाता है, इसीलिए इसका फार्मूला एक और होता है जो θ/180 πr होता है। दो फार्मूला है, चाप की लंबाई के θ/360 2πr बोलिए या θ/180 πr बोलेंगे, दोनों क्या होगा? सही, इसका आंसर होगा। क्लियर है? त्रिज्यखंड के परिधि क्या होता है? देखिए वो चाप की लंबाई था, ये परिधि था। परिधि में क्या होता है कि चाप की लंबाई में 2 गुने त्रिज्या को जोड़ना होता है। तो चाप की लंबाई θ/360 2πr यहाँ पर था, वही रहेगा, और उसके प्लस में 2r हो जाएगा। मतलब सिंपली बात कहा जाए तो परिधि जो त्रिज्यखंड की परिधि होता है वो चाप की लंबाई प्लस 2 गुने त्रिज्या होता है, 2r के बराबर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई r²। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 पाई r² हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिर्फ त्रिज्यखंड हुआ, वृत्तखंड नहीं है। क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे होते हैं कि वृत्तखंड पूछते तो हम लोग त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है, त्रिज्यखंड पूछते तो वृत्तखंड निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं निकालिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में θ/360 पाई r² का ही यूज कीजिएगा। ठीक है? आगे है दीर्घ त्रिज्यखंड का। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये थोड़ा विधि है, उससे अच्छा इस विधि पर फॉर्मूला बनाइएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो 360 माइनस θ/360 पाई r² होता है। क्या होता है? 360 माइनस θ/360 आप पाई r²। इसे बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होता। इसमें डबल झंझट नहीं होता है कि फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, घटाइए, उतना नहीं। डायरेक्ट त्रिज्यखंड बोले θ/360 पाई r² लगा देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड बोले 360 माइनस θ/360 पाई r² लगा देंगे, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा।
आगे है वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। द वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, जहां त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हुआ पुराने तरीका से। अब नए तरीका से क्या कीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। कौन फॉर्मूला कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे ही पूछे तो ये फॉर्मूला लगेगा पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट है, इसमें कहीं भी मतलब सब बहुत चीज़ निकालने की झंझट नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मान निकाल लेंगे, यानी कि पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू आर स्क्वायर है। इससे आसानी से मान निकल सकता है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड पर पहले वृत्तखंड निकाल लेंगे, अब वृत्त क्षेत्रफल में से घटा देंगे। इसका शॉर्ट फॉर्मूला नहीं बन पाया है, बनाने में लंबा ज़्यादा, उससे आसानी यही होता है। तो क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सारे फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद सब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट है सारा बताए हो, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। पूरा एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा सब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव में क्या करा है, लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो उसकी त्रिज्या 2 इकाई होगा। कहते हैं कि सवाल लिखा रहता है कि वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, या सीधे रहता है बराबर हो या समान हो, तो उससे त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण या 90 डिग्री होता है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहेगा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण था, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री है। अर्धवृत्त के केंद्र पूछेगा तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त हुआ, तो आधा वृत्त पर के केंद्र पर कितना डिग्री कोण हुआ था, अर्धवृत्त के केंद्र पर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ अर्धवृत्त के केंद्र नहीं पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण या 90 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त के कोण का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे अर्धवृत्त होता है ना, अर्धवृत्त कोण जैसे ही बोले इसका मतलब यहाँ दोनों व्यास के छोर से मिलाने वाले बीच में जो कोण बनता है ये कोण 90 होता है। अब इसको कहीं भी मिलाइएगा ना तो 90 डिग्री बनेगा, कहीं भी मिला दीजिए। यानी कि एक वृत्त है, ठीक है, क्या है, पहले एक वृत्त है, एक अर्धवृत्त लिए, अर्धवृत्त के व्यास के दोनों छोर से कहीं भी दोनों को मिला दीजिए। यहाँ मिलाए तो भी समकोण बनेगा, यहाँ मिलाएगा तो भी समकोण बनेगा। इसीलिए कहा जाएगा अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण या 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्ट सवाल है। दूसरा ये रहता है कि अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण का होता है, तो एक समकोण, क्योंकि 90 डिग्री एक ही समकोण ना है। तो अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण होता है, एक समकोण। कई व्यक्ति गलती से 2 समकोण मान के आते हैं, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है और एक ही समकोण होता है। चलिए आगे देखिए, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम कब होंगे, जब उसके त्रिज्या या व्यास बराबर हो। जब वृत्त के त्रिज्या या व्यास बराबर हो तो सर्वांगसम होंगे। आगे लिखा हुआ है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है, जो भी पहले पढ़े हम लोग कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री होगा, अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 होगा, अर्धवृत्त का कोण सिर्फ 90 होगा, ध्यान रहेगा। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ है कोण थीटा वाले त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जो होता है 360 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही लिख दिए फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से बनेगा। आगे लिखा हुआ दो वृत्त की त्रिज्या या व्यासो या परिधि का अनुपात 2:1, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे त्रिज्या, व्यास, परिधि सबका यूनिट मीटर में ही होता है। जैसे मान लीजिए त्रिज्या 7 मीटर है, तब परिधि निकालेगा तो आपको 7 परिधि 2 पाई आर कीजिएगा तो कितना मान आएगा, भाई 44 मीटर में ही आएगा, यानी वो मीटर स्क्वायर नहीं होता है। तो कहा जाता है कि त्रिज्या हुआ, व्यास हुआ, परिधि हुआ, सबका यूनिट बराबर होता है। सबका यूनिट बराबर होने का मतलब सबका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर रहेगा। और जब सबका अनुपात बराबर होता है, त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, चाहे व्यास का अनुपात, चाहे परिधि का अनुपात दिया रहेगा। अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब होता है कि जो इसका अनुपात उसको स्क्वायर करें, क्योंकि ध्यान सुनिए, त्रिज्या की यूनिट मीटर होगा तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करना होता है। तो जो अनुपात होता है ना उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते। कैसे करेंगे, जैसे मान लिया त्रिज्या का अनुपात, चाहे व्यास का अनुपात, चाहे परिधि का अनुपात, कोई भी अनुपात 2:1 दिया, हमें क्षेत्रफल पूछा तो 2 के स्क्वायर 4 है, 1 के स्क्वायर 1, तो 4:1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको समझिए, अगर मान लीजिए अनुपात 3:2 रहेगा, 3:2 रहेगा तो क्षेत्रफल का कितना है, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, 9:4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बन जाएगा, मतलब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन कभी कभी उल्टा करते हैं, जैसे लिखा हुआ है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके त्रिज्या, व्यास या परिधि का अनुपात पूछ देगा, उल्टे पूछ देगा। मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और त्रिज्या, व्यास या परिधि का अनुपात पूछ देगा। तो क्या करेंगे,
हम क्या जानते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात होता है, कोई ना कोई स्क्वायर होता है, तो आप ढूंढेंगे किसका स्क्वायर है। 16 होता है 4 का, 9 होता है 3 का, इसका होता है 4:3। कितना हो जाएगा? 4:3। यानी क्षेत्रफल पूछेगा तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा, और त्रिज्या, व्यास या परिधि पूछेगा तो उसका वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4:3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे लिखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दे और क्षेत्रफल 4 गुनी हो जाएगी। कैसे? ध्यान सुनिएगा, इसमें भी वही लॉजिक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या मीटर में होता है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। अगर 2 गुनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुनी। कितना हो जाएगा? 4 गुनी। अगर मान लिया 3 गुनी करें तो कितना है? 3 का स्क्वायर 9 गुनी। अगर त्रिज्या मान लिया कि 6 गुनी कर दे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 गुनी हो जाएगा। ध्यान रहेगा ये, मतलब जितना गुनी करेगा ना क्षेत्रफल, उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 2 गुनी होने का मतलब क्षेत्रफल 4 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी रहता तो कितना होता? 3 तिहाई 9 गुनी हो जाती। ठीक है, आगे लेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दे, क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। वही 1/2 आधी कर देंगे, इसका स्क्वायर करके 1/4 ना हो जाएगा, तो चौथाई भाग हो जाएगा। ठीक है, वही लॉजिक है इसमें, यानी कि यूनिट का लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, चलिए यहीं तक ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है जहाँ इसको पूरा बना लेने पर यानी कि याद रहेगा आपको तो बहुत सुविधा दे सकता। फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो हम ये अनुपात वाला लॉजिक बताया ये याद रखिएगा, और ये गुना वाला लॉजिक याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा बनेगा, परेशानी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए।